नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो डिजिटल जांच पर आंच, इसमें आपका स्वागत है। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि सुधार के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। सीबीएसई का ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम वो व्यवस्था है जिसमें आंसर शीट की स्कैन कॉपी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही चेक की जाती है। लेकिन अब इसी सिस्टम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कई गड़बड़ियां पाई गई हैं क्योंकि रीएवैल्यूएशन के दौरान कई छात्रों की कॉपी की जगह किसी और की कॉपी सामने आई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सीबीएसई से जवाब मांगा है। आज हम सीबीएसई के इसी सिस्टम पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सिस्टम पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं और इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक और अब सीबीएसई का डिजिटल मार्किंग सिस्टम सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठाए हैं, दूसरी तरफ छात्र परेशान हैं। विवाद जुड़ा है सीबीएसई की क्लास 12th रिजल्ट प्रक्रिया से। इस साल पहली बार बोर्ड ने कॉपियां चेक करने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम लागू किया। इस सिस्टम में स्टूडेंट की आंसर शीट को स्कैन करके सर्वर पर अपलोड किया जाता है। इसके बाद एग्जामिनर कागज नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ही कॉपी जांचता है और नंबर देता है। स्क्रीन पर नंबर डालते ही सिस्टम खुद ब खुद टोटल मार्क्स जोड़ लेता है। अब जरा इस पूरे विवाद की टाइमलाइन समझ लीजिए। 9 फरवरी को सीबीएसई ने पहली बार ओएसएम सिस्टम लागू करने का फैसला किया। 15 से 26 फरवरी के बीच शिक्षकों को इसकी ट्रेनिंग दी गई। लेकिन 13 मई को जैसे ही क्लास 12 का रिजल्ट जारी हुआ, कम नंबर और मूल्यांकन में गड़बड़ी की शिकायतें शुरू हो गई। रिजल्ट आने के बाद छात्रों ने आरोप लगाया कि उनकी आंसर शीट गलत या धुंधली स्कैन हुई, जिससे मूल्यांकन में गलतियां हुई। दबाव बढ़ता देख 17 मई को सीबीएसई ने सफाई दी और रीइवैल्यूएशन यानी दोबारा जांच की व्यवस्था का हवाला दिया। 2 जून को शिकायतों और रीइवैल्यूएशन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया गया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। 8 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी किया। इसके बाद 21 जून को बोर्ड ने शिकायत दर्ज कराने के लिए नई गाइडलाइन जारी की और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ओएसएम प्रणाली को लेकर चिंता जताते हुए केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि छोटे छोटे बच्चों में कितनी निराशा है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार से किसी टकराव की मंशा नहीं है, बल्कि व्यवस्था में जो खामियां हैं उन्हें दूर करना जरूरी है। वहीं केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिया कि जिन स्टूडेंट्स की मार्कशीट में गड़बड़ी थी, उनमें से ज्यादातर मामलों का समाधान कर दिया गया है। साथ ही एक सदस्यीय आयोग बनाया गया है जो मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा कर जरूरी सुधारों की सिफारिश करेगा। जनहित याचिका में मांग की गई है कि ओएसएम मूल्यांकन प्रणाली के लिए स्पष्ट नियमावली बने, निगरानी के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाए और जिन छात्रों को प्रोविजनल एडमिशन मिल चुका है उन्हें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और 75% की शर्त में राहत दी जाए। यानी एक तरफ बच्चों के भविष्य पर सवाल है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। अब देखना यह है कि सरकार और सीबीएसई मिलकर इस डिजिटल मार्किंग सिस्टम की खामियों को कितनी जल्दी दूर कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ हैं कैप्टन रिटायर्ड रेखा कपूर, वाइस प्रिंसिपल डीपीएस सुशांत लोक। हमारे साथ अश्विनी दुबे हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही हमारे साथ हैं लाल तनवानी, वरिष्ठ शिक्षाविद। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल लाल तनवानी जी आपसे होगा। ये इस सिस्टम पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इसके ऊपर गंभीरता जताई है। अब आप जरा बताइए, क्या ओएसएम सिस्टम वाकई ये फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है? क्योंकि जिस तरह की खामियां पाई गई हैं कि पूरी कॉपी स्कैन नहीं हुई, स्वैप हो गई कॉपी एक छात्र से दूसरे छात्र की कॉपी में, धुंधली तस्वीर, प्रॉपर मार्किंग नहीं हो पाई, क्या ये फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है या मैकेनिज्म फुल प्रूफ है लेकिन इसको लेकर के जो प्रक्रिया अपनाई गई वो फुल प्रूफ नहीं है? सर देखिए, डिजिटल मार्किंग एक प्रोग्रेसिव सिस्टम है जिसमें टेक्निक और टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे देश में अगर हम डिजिटल मार्किंग में जाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। अभी जो हमने ओएमएस सिस्टम स्टार्ट किया है उस सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि पासवर्ड्स चेंज हो रहे हैं,
और मार्किंग की जो मार्क्स है वो चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स खुद से। कोई भी जाके उस साइट पे जाके हम बहुत कुछ गड़बड़ियां कर सकते हैं। यानी हमारा जो सिस्टम है वो फूल प्रूफ नहीं है। ओके। वो तो प्रीवियस हमारा जो एक प्रोग्राम हो चुका है उसमें मैंने क्लियर कहा था कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हमने ये पूरे के पूरे पेपर्स चेक करने को दे दिए। अब बच्चों की जो पढ़ाई है ना, उस पढ़ाने के पीछे पेरेंट्स का बहुत बड़ा स्वेट एंड ब्लड जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ पेरेंट्स आके हाथ जोड़ के बोलते हैं कि फीस भरने को नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ने हो सकता है लोन्स लिए हो सकता है अपना गोल्ड बेचा हो बच्चों की फीस पढ़ने के। ठीक बात। और रिजल्ट आती है तो एक विश्वास टूट जाता है। बिल्कुल ठीक। देखिए सीबीएसई एक विश्वास का नाम है, ट्रस्ट का नाम है। एक बहुत बड़े बोर्ड की बारे में हम बात करें जो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण बोर्ड है। अगर उस बोर्ड में इतनी बड़ी कमियां आती है, इतनी बड़ी खामियां आती है, तो कहां ना कहां देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन। वाकई ये बहुत ही आप समझिए कि दिल दहलाने वाली बात है। और इस बात को हम सब पेरेंट्स के तौर पे फील कर सकते हैं कि कितनी मुश्किल से लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि सीबीएसई अपने आप में एक रिपूटेड नेम, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हम अच्छे सीबीएसई स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं। अब अगर वहाँ की मार्किंग पद्धति ऐसी होगी जिसमें इतनी खामियां होंगी, आप सोचिए बच्चे किस तरह से मेहनत करते हैं, क्या किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं, तैयारी करते हैं, मुश्किल से पढ़ते हैं, और इस उम्मीद में कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने लिखा है, उसकी अगर हमने अच्छा लिखा है तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर वहाँ पे इस तरह की बहुत ही ऐसी गड़बड़ियाँ हों जो कि जिसमें ये कहा जाए कि ये घोर लापरवाही भी है और एक डिलिब्रेट अटैम्प्ट दिखता है कई बार इस तरह की बातों में। तो मैम, रेखा मैम, चूँकि आप डीपीएस में हैं और आप तो बच्चों की बातों को और बखूबी समझती होंगी, बच्चों के पेन को, पेरेंट्स के पेन को, आपका टेक क्या है? क्या आपको भी लगता है कि ये सिस्टम अपनाना ठीक नहीं था और जो फिज़िकल तरीका था कॉपी जांचने का वही ठीक था? आप भी यही फील कर रही हैं क्या? नमस्कार मृत्युंजय जी। मैं आई थिंक लाल तनवानी सर से बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक ये बहुत प्रोग्रेसिव सिस्टम था। जब ये लागू किया गया था तो हम भी बहुत खुश थे कि ऑब्वियसली देश में हम नई नई चीजें कर रहे हैं और एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक हम ये बहुत अच्छा स्टेप था उसकी तरफ। और एज टीचर्स की तरफ से मैं बोलना चाहूंगी कि हम लोग भी बहुत खुश थे लेकिन उसमें इतनी फॉल्ट निकलेंगी वो जान के हमें थोड़ी परेशानी हुई और हमसे ज्यादा परेशानी हमारे बच्चों को हुई। 12th क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है एक बच्चे के जीवन में। जैसे सर ने कहा कि पेरेंट्स बहुत कुछ अपना दांव पे लगाते हैं, अपना समय, अपना एफर्ट, अपना टाइम, अपना पैसा 12th क्लास में उनके बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए। और जब बच्चे को बाद में मालूम चले कि मेरी मार्कशीट ब्लर्ड आ रही है, मेरी मार्कशीट क्रॉप आधी पूरी नहीं आ रही है, क्रॉप हो गई है, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ बच्चों को, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बारी रीवैल्यूएशन बहुत ज्यादा बच्चों ने भरा, बहुत ज्यादा बच्चों ने 3.86 लाख से ऊपर बच्चों ने रिवैल्यूएशन भरा। और इवन फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा बच्चों ने भरा इसके अंदर से भी। तो बच्चों को बहुत परेशानी हुई और अभी तक बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि एडमिशन कॉलेज के खुल चुके थे। मार्कशीट रिवैल्यूएशन की मार्कशीट स्कूल्स में लेट आती है, राइट? तो बच्चों के हाथ में अभी भी पुरानी मार्कशीट है, नई मार्कशीट रिवैल्यूएशन के बाद नहीं आई। तो बहुत मुश्किल हुई पेरेंट्स को, बच्चों को। आप सोचिए कि जुलाई का महीना है और आप कह रही हैं कि रीएवल्यूशन की जो मार्कशीट है वो अभी तक नहीं आए हैं, बच्चे अधर में हैं कि आगे करें क्या? ये तो बहुत सीरियस इशू है ना मैम। बहुत सीरियस, बिल्कुल बहुत ज्यादा सीरियस इशू है सर मृत्युंजय जी, बहुत ज्यादा। क्योंकि हम बच्चों की लाइफ के साथ इस स्टेज पे आके खिलवाड़ नहीं कर सकते, राइट? जब ये सिस्टम शुरू हुआ था तो मैं बहुत खुश थी कि बहुत एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सिस्टम है। सीबीएसई का एक बहुत अच्छा स्टेप है, और टीचर्स की ट्रेनिंग भी कम हुई लेकिन टीचर्स ने फिर भी ग्रास्प कर लिया। मैं ये कहूंगी मेरे स्कूल में भी फिजिकल चेकिंग हुई, मेरे स्कूल में भी ओएसएम चेकिंग हुई। टीचर्स ने अपने आप को उससे अडाप्ट कर लिया, बहुत जल्दी अडाप्ट कर लिया, राइट? लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे आई थिंक बोला जा रहा है कि एक बार मार्किंग शुरू हुई तो मालूम चले कि वो अपलोड नहीं हुआ पेपर, राइट? दोबारा टीचर को शुरू से चेकिंग करनी पड़ी, राइट? पोर्टल कभी काम नहीं कर रहा था, ये सारे ग्लिचेस आए, राइट? और स्क्रीन में इतनी देर बैठना थोड़ा सा मुश्किल काम है।
आजकल हम कहते हैं कि स्क्रीन अवॉइड करें, स्क्रीन अवॉइड करें। तो बहुत टीचर्स भी प्रभावित हुए, क्योंकि हमें लगता था एज टीचर्स कि हम बच्चों के साथ कहीं गलती ना हो जाए मुझसे, तो मुझे लगता है कि शहर के बच्चे शहरी जगहों में तो फिर भी टीचर्स को ट्रेनिंग है, उनको कंप्यूटर में सब कुछ करना आता है। लेकिन जो गांव के टीचर्स हैं उनके लिए तो आई थिंक ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग और ज्यादा तकलीफ दे और ज्यादा मुश्किल रही होगी। बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरह की शिकायतें आई हैं ना, मतलब उसके बारे में बात करके भी लगता है कि क्या मजाक चल रहा है। आप बताइए कि पेपर स्वैप हो जाए, है ना, धुंधली तस्वीर आए, प्रॉपर स्कैन ना हो, मतलब ये तो ऐसी गलती है ना कि मतलब हम लोग किसी कैफ़े में जाते हैं, वहाँ भी मतलब वहाँ अगर इस तरह की गलती हो जाए तो लगता है पता नहीं कितना सिली मिस्टेक है। अब अगर आप बताइए, इतना हाई प्रोफाइल एग्ज़ाम की कॉपी की जांच हो रही है, वहाँ प्रॉपर अगर कॉपी की स्कैनिंग नहीं हो पा रही है, धुंधली आ रही है या स्वैप हो जा रहा है, तो ये बहुत ही मतलब हास्यास्पद भी है और सीरियस भी है। अब सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अश्विनी दुबे जी, क्या सॉल्यूशन आपको दिखता है, चूँकि आप एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है? मृत्युंजय, आप अभी टीवी पे बैठ के और आप इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं, इसके पहले आपने पूरी तैयारी किया। आपने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो पढ़ा, ओएसएम क्या है वो पढ़ा, और तैयारी के बाद कि जो हमारे स्पीकर्स हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उनसे हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, और वो क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और जो पूरी सीबीएसई की प्रणाली है उसके मुताबिक होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, बिना स्पष्ट स्कीम के, बिना प्रॉपर मैकेनिज्म के, और बिना ही एक्सपर्ट पैनल के असेसमेंट और रिव्यू के एक ऐसी प्रणाली लागू की जाती है जिसमें कोई स्पष्ट नियमावली ही नहीं लाया गया व्यवस्था की निगरानी और सुधार लागू करने के लिए। हुआ क्या कि स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में लटक गया। माने कुल मिलाकर जो एक डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया बेहतर सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए लाई गई, उसमें अगर आप देखिए तो आज स्टूडेंट्स को रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है कि सुनिए, जो आपका जो फॉर्मूला है ओएसएम, वो फॉर्मूला जो आप कह रहे हैं कि बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छा है, और हमारा जो ऑनलाइन चेकिंग सिस्टम है वो फुल प्रूफ है, वो तो फुल प्रूफ हो ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है। रिजल्ट ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को कहता है कि देखिए बड़ा चिंतनीय विषय है, केंद्र इस पर स्टेटस रिपोर्ट दे। और आज का ये मसला नहीं है, आप समझिए कि ये जब 13 मई को क्लास 12 का रिजल्ट जारी हुआ और तब गड़बड़ी की शिकायतें शुरू हुई, और आज हम जो है 16 जुलाई 17 जुलाई को पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है। हम सभी जानते हैं मृत्युंजय भाई कि नियम के साथ कुछ चुनौतियां आती हैं, इसमें भी कुछ चुनौती हो सकती है, वो धीरे धीरे होगा, लेकिन जिन छात्रों के भविष्य के साथ, जिन छात्रों की साल भर की मेहनत के बाद, जिन पेरेंट्स के उन छात्रों के साथ 24 घंटे परसुएशन और समय देने के बाद अगर इस तरह की बातें आ रही हैं और उनकी खास तौर से जो उनकी कॉम्पिटेंस है उसको प्रभावित कर रहा है, तो यहां पर गलती तो है। और गलती सिर्फ और सिर्फ ये कह देने से कि हम पहली बार लॉन्च कर रहे हैं ये नहीं माना जाएगा। आपको सबसे पहले इसीलिए एक प्रॉपर स्कीम बनाई जाती है, उस स्कीम के तहत जो मल्टी लेयर जो उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो किए जाते हैं, वो आपने किया नहीं और आपने ऑल ऑफ ए सडन डिजिटल इंडिया का हवाला देके और आपने लॉन्च कर दिया। तो देखिए इस वजह से यहां पर दिक्कत थी। अब आप ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई देखिए हम टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा बताइए तो स्टेटस रिपोर्ट तो फाइल करें, कितनी जटिल मूल्यांकन सिस्टम आपने किया कैसे, और किया तो इसमें आखिर में गड़बड़ियां क्यों आ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि चुनौतियों के बारे में सोचा नहीं गया, पूरी तैयारी नहीं की गई, और जिसकी वजह से जो प्रारूप लेकर आए ये सटीक और व्यवस्थित नहीं बन पाया। अब दूसरे बात की बात तरफ आइए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जयमाला बागची का वो स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट कैंडिडेट कहा कि हम केंद्र से बहस या टकराव के लिए नहीं, बल्कि समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं, हम उसमें सहयोग चाहते हैं, इसमें दिक्कतें हैं, ठीक करना है। लेकिन इस साल जो 12वीं के विद्यार्थी हैं, आप बताइए उनके साथ क्या हुआ। तो अब कुल मिला के जब तक ये अच्छी व्यवस्था नहीं बननी थी तब तक लागू नहीं करना था, और लागू करने से पहले आपको मल्टी लेयर चेकिंग करनी थी। तो इसलिए इसके पहले पहली बार नहीं हो रहा है, आप नीट और जेईई के एग्जाम में भी देख लीजिए। तो
तो ये जो चल रहा है, आप ऐसे इन एक्सपीरियंस्ड लोगों को काम सौंप रहे हैं जिनको एजुकेशन सिस्टम का नॉलेज ही नहीं है। तभी तो ऐसी गड़बड़ियां आ रही हैं। नंबर एक। बात है। नंबर दो, ये बहुत प्लान तैयार नहीं है। बिल्कुल प्लान भी तैयार होना चाहिए। बिल्कुल, ये गंभीर मसला है। मतलब आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि भाई चलो गलती हो गई फिर ठीक कर लेंगे। मतलब आप सोचिए कि ये सालों की मेहनत है बच्चे की, 10th और 12th के एग्ज़ाम। मतलब आप समझिए कि बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी जान अटकी रहती है। सर हम सब अगर पेरेंट्स हैं इस बात को समझते होंगे। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे को मार्क्स के तनाव में धकेल दें आप, लेकिन एटलीस्ट आपके करियर का सवाल है, पढ़ाई का सवाल है। लोग बहुत मेहनत से, खून पसीने की कमाई से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, और उनके एग्ज़ाम सिस्टम के साथ अगर इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है तो ये जाहिर तौर पर बहुत गंभीर मसला है और इसके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वो एक्शन क्या होना चाहिए, वो तरीका क्या होना चाहिए, ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमने प्रॉब्लम पर बात की, अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तनवानी जी, आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है सर? फुल प्रूफ मैकेनिज्म क्या होना चाहिए कॉपी जांच का? सर मृत्युंजय सर, मैं कुछ रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ आपके डिजिटल, आपके टीवी चैनल पे, जो हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे देश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स लेके आते हैं। तो मैं एक छोटा इंसान हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो OMS सिस्टम लगाया गया है वो AI बेस्ड होना चाहिए। AI बेस्ड सिस्टम लगाया जाए। डबल एवोल्यूशन सिस्टम, जैसे हमारा सिस्टम अभी है, हाथ से कॉपी चेक करने के बाद हम फिर मॉडरेटर के पास कॉपी जाती है, तो यहाँ पे भी डबल एवोल्यूशन सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग हो टीचर्स की, जो एग्जामिनर्स है उनको सर्टिफिकेशन हो, ट्रेनिंग हो अच्छी तरह से। स्टूडेंट्स को आंसर शीट्स की एक्सेस दी जानी चाहिए डिजिटली, कि आप अपना पेपर चेक कर सकते हो कि देखो आपका पेपर राइट चेक हुआ है कि नहीं है। एक ग्रीवेंसेस रेसिडेंस डिपार्टमेंट, एक ग्रीवेंसेस जो हमारे होते हैं, बच्चों के इतने सारे ग्रीवेंसेस होते हैं, एक ऐसा डिपार्टमेंट ओपन करना चाहिए कि जिसमें सारे कंप्लेंट्स एक टाइमलाइंस के हिसाब से पूरी होनी चाहिए, कि टाइमलाइन कंप्लीट हुआ, आपका कोई भी कंप्लेंट आया हम 2 दिन में सॉल्व करेंगे। किसी भी तरह से वो टाइमलाइन के हिसाब से हमारी वो बच्चों की डिजिटल कंप्लेंट्स को पूरी करनी चाहिए। और उसके बाद एक ऑडिट सिस्टम, एक फुल प्रूफ ऑडिट सिस्टम, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी बनानी चाहिए। उस कमेटी के हिसाब से हम लोग को देखना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम चल रहा है, जो MS सिस्टम चल रहा है, वो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात सर, अगर आप 1968 अगर हमारे देश की एजुकेशन कमेटी को देखेंगे, जिन्होंने 1968 में रिकमेंड किया था, 1986 में जो कमेटी ने रिकमेंड किया था, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उन्होंने कहा है कि कम से कम देश का 6%, GDP का 6% हमारे एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, जो कि अभी तक 3% भी नहीं हो रहा है। तो कहां ना कहां बोर्ड्स के पास पैसे नहीं रहेंगे, तो हम कैसे ये इवोल्यूटरी सिस्टम्स लेके आएंगे? आप रिवोल्यूशन लाना चाहते हो, आप इवोल्यूशन लाना चाहते हो, और आपके पास पैसे ही नहीं है। आपके पास GDP का 6% कम से कम खर्च होना चाहिए, मिनिमम 6% हमारा खर्च होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, जो कि हमारा देश आज भी नहीं कर रहा है, पिछले 40 सालों से रिकमेंड हो रहा है। बहुत बढ़िया सुझाव है सर, और निश्चित तौर पर इस पर काम होना चाहिए। मैम, रेखा मैम, अब आप बताइए, आपके हिसाब से क्या बदलाव इसमें होने चाहिए? क्या बैक टू फिजिकल मेथड में हमें आना चाहिए, या आपको लगता है कि अगर डिजिटली ही चेक करना है तो इसको हम और बेहतर बना सकते हैं, और अगर हाँ तो वो तरीके क्या हो सकते हैं? आई थिंक डिजिटल जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से ये प्रोग्रेसिव देश है, हम कितना चेंजेस ला रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम डिजिटल जाए, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आई थिंक मैं लाल तनवानी साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक तो टीचर्स की ट्रेनिंग, मेरे हिसाब से टीचर्स की ट्रेनिंग शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर हम लोग ये सेम सिस्टम लाना चाहते हैं अपने 26-27 के एग्जाम्स में, सो मुझे लगता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग अभी शुरू हो जानी चाहिए। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बैचेस में, छोटे छोटे बैचेस में उनकी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, और उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे को सारी कैपेसिटी बिल्डिंग का सर्टिफिकेट दिया जाता है, वैसे ही OSM चेकिंग का सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। और ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं, फिजिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की। राइट। लेकिन मैम, मैं नहीं चाहूंगी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग बिल्कुल हो, बिकॉज बहुत जरूरी है कि टीचर्स हर स्टेप को जब जाएं उसके ऊपर उसको क्लिक करके देखें, राइट, और असेस करें कि उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या उसके फायदे हो सकते हैं, ये हमें चाहिए नहीं। देन स्टेक होल्डर्स, आई थिंक जो अभी हुआ है
उसमें पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तीनों का। तो आई थिंक हम लोगों को नेगेटिवली ना सोचते हुए, पॉलिटिकली मैं कुछ स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगी, ना सोचना चाहती हूँ, बस मैं ही जो सोचना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का इसके अंदर फायदा होना चाहिए। ये बहुत सो बच्चों से फीडबैक अभी लेना बहुत जरूरी है। राइट। जो 12th के बच्चे अभी पास आउट हुए हैं, उनसे फीडबैक लेना बहुत जरूरी है हाँ कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी। राइट, पेरेंट्स से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फीडबैक फेस करी, और टीचर्स से कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फीडबैक करे, आई थिंक फेस करी, और इसका पूरा का मूल्यांकन करके फिर उसके बाद आई थिंक एक जो सर, जैसे सर कह रहे हैं कि कमेटी बिठाई जाए। हाँ जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया बताया मैम। क्विकली दुबे जी आप बताइए सर, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन? मृत्युंजय, देखिए, जब तक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स अपग्रेड नहीं होंगे और स्कैन वगैरह करने के लिए हाई रेजोल्यूशन के जो इक्विपमेंट्स हैं और जो स्ट्रॉन्ग सर्वर कैपेसिटी, जो कि सर्वर क्रैश नहीं हो, हैंग नहीं हो, क्लाउड आधारित मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग हो, स्मार्ट सॉफ्टवेयर फीचर्स हो, और क्वालिटी कंट्रोल इवैल्यूएशन प्रोसेस पर काम करना पड़ेगा। डबल इवैल्यूएशन सिस्टम रखना पड़ेगा। मृत्युंजय, मैं एक छोटा सा मध्य प्रदेश का आपको व्यापम घोटाला बताता हूँ, जो कुछ साल पहले हो गया, हो सकता है अगर आपको याद हो। बिल्कुल, व्यापम घोटाले में भी सेम तरह का प्रोसेस हुआ, लेकिन वो घोटाला था क्योंकि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था, और ये एक ऐसा फेलियर है टेक्निकल जिसमें स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो जब तक कि मानव संसाधन प्रशिक्षण, जिसको कहते हैं ह्यूमन फैक्टर्स ट्रेनिंग, और स्टेक होल्डर्स के सजेशंस को प्रॉपर नहीं लेते हुए इसके एडवांसमेंट पर काम नहीं करेंगे, तो सिर्फ ये कह देने से 10 साल बाद कोई ठीक होगी बात, वो ठीक नहीं है। और 10 साल तक का क्या, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि चलो इस बार नहीं, अगली बार ठीक कर लेंगे, लेकिन इस बार जिस स्टूडेंट्स के साथ में ये हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। ये तो ठीक है, हम आगे के लिए बता रहे हैं सॉल्यूशन, लेकिन जो बच्चे इसकी जद में आ गए हैं, जिनके साथ ये हो गया है, उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, इस पर भी बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। खैर, इस पर आगे हम और चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया रेखा मैम आपका, दुबे जी आपका, और तनवानी जी आपका आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।